Hello everyone, class 9th, how are you? I hope you all will be fine guys. So today we have going to discuss on the chapter number 3rd, that is nothing but the atom and molecules. All aspects, all terms we are contained here, comprised in this session. Okay, so atom and molecules, what is it? Okay, what is the definition? What is the different dimensional of these? Okay, in this session we would include all those concepts. Okay, so without any wait, let's look. ओके सो आपको ये यूट्यूब चैनल इसमें आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं बहुत जल्द. ओके नेक्स्ट आप जो है इससे रिलेटेड दूसरा इसमें देख सकते हैं, दैट इज़ अवर वेबसाइट PK25NG. लास्ट बात करते हैं, चलिए एटम और मॉलिक्यूल्स की. बढ़िया, ये आप का चैप्टर नंबर 3rd है जिसमें हम कौन कौन सी चीज़ें शामिल कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें देखेंगे. देखिए द केमिकल कॉम्बिनेशन, जो एटम और मॉलिक्यूल्स है उसमें दो चीज़ें आपको अच्छे से बारीकियों से समझाई जाती है. केमिकल कॉम्बिनेशन, ओके, केमिकल कॉम्बिनेशन पे हम लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास को पढ़ते हैं. उसकी एक्टिविटी के थ्रू भी अपन लोग समझ पाएंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है स्टेट दैट मास कैन नेदर बी क्रिएट और नॉट बी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन. कि जो मास होती है, दैट मीन्स एटम का जो मास होता है, एलिमेंट के जो मास होते हैं, उनको ना तो कभी क्रिएट किया जा सकता और ना ही कभी उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता इन केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन पे यदि जितना भी हाई क्वांटिटी वाला मास का जो एटम है वह पार्टिसिपेशन लिया है, दैट मीन्स उसके प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं उसका कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर होगा, एक योगदान जरूर होगा. ओके, तो केमिकल रिएक्शन पे मास को ना तो खत्म किया जा सकता, डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ना ही इसको क्रिएट किया जा सकता. ये है बात, समझ में आई. ओके, सो दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोड्यूस रिमेन अनचेंज्ड. दैट मीन्स कि इसका मतलब ये हो गया कि यदि कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें पार्टिसिपेशन किसी चीज़ का हो रहा है तो वह प्रोडक्ट में हमें देखने को मिलेंगे. ओके, यही बात ये बोल रहा है. एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं. टेक सम सोडियम सल्फेट, एक सोडियम सल्फेट लेना, कुछ छोटा बहुत कम हिस्सा, सॉल्यूशन इन अ कॉनिकल फ्लास्क. कॉनिकल फ्लास्क में एक सोडियम सल्फेट ले लीजिए. कॉनिकल फ्लास्क कहाँ है आपका, दैट इज दिस वन, दैट इज अ कॉनिकल फ्लास्क. इसमें आपको सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है. उसके बाद क्या करना है बच्चों, एंड सम बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन अ इग्निशन ट्यूब. एक छोटा सा ट्यूब लेना है जिसको कि आप लोग इग्निशन ट्यूब बोलते हैं. उसके अंदर आपको क्या भरना है, बेरियम क्लोराइड. बेरियम क्लोराइड है हमारे पास. ओके, बेरियम क्लोराइड भरनी है. बेरियम क्लोराइड भरने के बाद जो है क्या करना है अपन लोगों को, इग्निशन ट्यूब में बेरियम क्लोराइड भरने के बाद हंग्स द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क बाय अ थ्रेड एंड पुट अ कॉर्क ऑन द फ्लास्क. ओके, इसके बाद जो है आपको कुछ इस तरीके से, दैट इज़ अ इग्निशन ट्यूब. इसमें आपको बेरिलियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेना है, जबकि उसके नीचे वाले हिस्से में यहाँ सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन ऑलरेडी भरा हुआ है. उसके बाद क्या करना है, पुट कर देना है. उसके बाद इस तरीके से आपको चीज़ें निकाल देनी है. क्या है देखते हैं आगे. फाइंड द मास ऑफ द फ्लास्क ऑन अ बैलेंस. ओके, बैलेंस में आपको फाइंड करना है मास. ओके, किसका मास फाइंड आउट करना है, आगे देखते हैं. देन टिल्ट द फ्लास्क a chemical reaction take place and sodium chloride and the barium sulfate are formed. Then find the mass of the flask. Again it will be seen then that the sum of the masses of the reactant and the produce remain unchanged. Okay, बात समझ में आई कुछ. देखिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, बेरियम क्लोराइड और दूसरा है सोडियम सल्फेट. इन दोनों को आप लोग जो है कुछ इस तरीके से रखते हो. कुछ इस तरीके से रखने के बाद आपको करना क्या है बच्चों, आप इसका वैल्यू देख लीजिए कितना है, 300.23 ग्राम है इन दोनों का वैल्यू, बेरिलियम क्लोराइड का और सोडियम सल्फेट का. उसके बाद इन दोनों को मिक्स कर देना, थोड़ा सा झुका करके. मिक्स करने के बाद आपका क्या बन जाएगा, आप देखोगे आपका दो चीज़ें बनेंगे. नीचे वाले हिस्से में मिलने के बाद जो है सिंपल सा मतलब है कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं. देखिए सोडियम सल्फेट के साथ में बेरिलियम का क्लोराइड का रिएक्ट करना है, BaCl2 का. बनेगा क्या, यदि ये रिएक्टेंट दोनों बना करके जो सोडियम है वह क्लोरीन के साथ में शिफ्ट हो जाएगा और बेरियम जो है SO4 के साथ में शिफ्ट हो जाएगा. दैट मीन्स Na2NaCl प्लस ये बन जाएगी BaSO4.
ओके, तो यदि ये प्रोडक्ट बन रही है, दैट मीन्स ये बन रहा है, बेरिलियम सल्फेट बन गया जो कि वाइट कलर का है, प्रेसिपिटेट हो रहा है, और आपका NaCl भी बन के तैयार है। तो जो हमारा रिएक्टेंट का जो मास था, जो 300.23 ग्राम था, वही हमारे सोडियम क्लोराइड के बनने के बाद प्रोडक्ट का, और दूसरा बेरिलियम सल्फेट के बनने के बाद ही प्रोडक्ट का जो मास है उसमें किसी तरीके से कोई भी चेंजेस नहीं आते। और यही बात बोलता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, या सॉरी लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास का जो फार्मूला है, जो मास या लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास का, वो भी यही बोलता है कि जो मास है ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता। ओके, और जब क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता केमिकल रिएक्शन में, तो उसका बेस्ट एग्जांपल ये देख सकते हो। आगे उन्होंने बोला कि साथ ही इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन जितने नंबर पे मास जो है रिएक्टेंट के साथ में पार्टिसिपेशन लेते हैं किसी केमिकल रिएक्शन पे, तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी जो मास है वह रिएक्टेंट के टोटल मास के इक्वल होती है। इसी वजह से इसका प्रोडक्ट मास भी इतना है 300 के आसपास, और इसका रिएक्टेंट मास भी इतना है। चलिए मिटाते हैं और नेक्स्ट वाला स्लाइड देखते हैं क्या है। बढ़िया, ओके, सो दिस इज द लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रपोर्शन। ओके, क्या मतलब है द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन का? ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एटम और मॉलिक्यूल्स वाले सीरीज में। ओके, लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रपोर्शन स्टेट दैट द केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डिफाइंड प्रपोर्शन बाय मास। ओके, दैट मीन्स यदि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो जो उसमें एलिमेंट है वह एक डेफिनेट प्रपोर्शन पे ही क्या होते हैं, हिस्सा लेते हैं, भागीदारी लेते हैं किसी केमिकल रिएक्शन पे। एग्जाम्पल सिंपल सा है कि एग्जाम्पल किस तरीके से है, यहाँ देख लीजिए, सच एज द एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल्स का, बहुत अच्छी बात है, ऑलवेज कंटेन 2 एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है। यदि हम सिंपल से एग्जांपल लें और बात करें कांस्टेंट प्रपोर्शन की, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन की, तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं बच्चों H2O का। H2O में 2 एलिमेंट है, एक तो है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। वही बात यहाँ बोला है कि ऑलवेज कंटेन 2 एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दूसरा क्या है, ये कंबाइन टुगेदर एंड इन द सेम रेशियो, ये क्या करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं टुगेदर, और किस रेशियो में बनाते हैं, 2:16 के रेशियो में, प्रपोर्शन में ये शामिल होते हैं, जिसको 2:16 को आप 1.8 भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 1 2 2 6 2 8 16, तो इसको हम 1.8 भी लिख सकते हैं बाय द मास। तो यदि आपसे पूछा जाता है प्रपोर्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पार्टिसिपेशन, ओके, इन द बेसिस ऑफ मास, तो वो रह जाएगी आपका 1:8 के कॉम्बिनेशन पे ये जो है आपस में जुड़ते हैं या जुड़े रहते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। इफ 9 ग्राम ऑफ द वाटर इज डिकम्पोज्ड वी गेट 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। यदि एक बात आपको ये भी समझनी पड़ेगी कि 9 ग्राम जब अपन लोगों को 9 ग्राम ऑफ वाटर को डिकम्पोज किया जाता है तब हमें 1 ग्राम हाइड्रोजन देखने को मिलती है एंड 8 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन। तो कुछ बात समझ में आई यहाँ, 9 ग्राम ऑफ वाटर को यदि डिकम्पोज करें तो हमें 1 ग्राम हाइड्रोजन देखने को मिलेगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। वाई? बिकॉज हमने ऑलरेडी यहाँ पढ़ा है कि जो हाइड्रोजन का जो रेशियो है वह हमेशा 1 आएगा और जो ऑक्सीजन का रेशियो वह हमेशा 8 आएगा। किसमें? इन द केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के केस में। ओके, अमोनिया है NH3 ऑलवेज कंटेन 2 एलिमेंट, बिल्कुल बात सही है कि हमेशा 2 एलिमेंट्स को कंटेन करके रखता है। वो 2 एलिमेंट कौन कौन से? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, बात सही है। दोनों कंबाइन टुगेदर होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, और किस रेशियो में जुड़ते हैं? 14:3 में जुड़ते हैं बाय देयर मास। कैसे? दैट इज द वाटर मॉलिक्यूल्स, इसमें 2 हाइड्रोजन है, ये देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन है, ओके, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स है। नीचे क्या दिया हुआ है? वाटर मॉलिक्यूल्स की कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है हाइड्रोजन का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अमोनिया में क्या है। इसमें सिंपल से मतलब है 1 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है जबकि 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, और इनका जो रेशियो होता है, ओके, तो वो कितने का होता है बच्चों? रेशियो जो होता है वह आपका मास अकॉर्डिंग यदि देखें तो सिंपल से मतलब है NH कितना है? 3 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7, तो ये हो जाएगा 7
7 का एटॉमिक मास कितना होगा 14, दैट इज बाई पॉइंट। देन रेशियो हाइड्रोजन का सिंपल सा मतलब है किसी जितने भी नंबर पे हो, लेकिन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वह 1 होता है और 3 हाइड्रोजन, दैट्स वाई यहाँ 3 लग जाती है। ओके, तो 14:3 के बेसिस पर ये कंबाइन होते हैं। ओके, ये इनका मास के बेसिस पर ये कंबाइन है, तो इसका जो ये है 14:3 है, ये इनके मास के बेसिस पर इस तरीके का कॉम्बिनेशन है। और वो आप जो है वहाँ देख सकते हो H2O मॉलिक्यूल्स के बेसिस पर भी यही है। हाइड्रोजन में 2 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, 2 इसके साथ में 2 हाइड्रोजन, दैट मीन्स 2 हो जाएगा। ओके, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, डबल करोगे 16 आएगा, तो 2:16, दोनों काट दे, 2 1 2, 2 8 16, तो 1:8 का आप लोगों को प्रपोर्शन दिखाई देता है। ओके, बात समझ में आई होगी, आगे बढ़ते हैं। ओके, दैट इज द एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एक फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के बारे में कौन कौन से पॉइंट बोली और किस तरीके से उन्होंने बात कही, उसके बारे में हम इसमें बच्चों बहुत अच्छे से समझते हैं। ओके, तो समझिए, बहुत साइंस के बहुत कोशिशों के बाद ये पता लगाया गया कि जो किसी भी मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल, बहुत टिनी पार्टिकल जिसको डिस्ट्रॉय करना, जिसको और डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, उन्हीं सबसे स्मॉल और ऐसे पार्टिकल जिसको डिस्ट्रॉय करना या फिर डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, उन्हीं पार्टिकल्स को एटम बोला गया। तो एटम के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत अलग अलग तरीके के साइंटिस्ट आए और एटम के बारे में बहुत अलग अलग चीज़ें बताई। उसमें से ही एक थे जिनका नाम डाल्टन था, और डाल्टन ने एटम के बारे में क्या कहा, ये आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के भी बेसिस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अक्सर ये पूछा जाता है, राइट द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या बोलते हैं डाल्टन? ये बोलते हैं कि मैटर जो है इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल कॉल्ड द एटम, कि कोई भी मैटर हो, चाहे वह सॉलिड हो, चाहे वह आपका लिक्विड हो, इवन गैस हो, तो किसी भी तरीके के कोई भी मैटर हो, वो हमेशा एक टिनी पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, जिसको हम एटम बोलते हैं। इसकी लैंग्वेज को पहले समझ लेते हैं, फिर कोशिश करेंगे कि इसको हम थोड़ा सा मार्कर का यूज़ करके भी समझें। एटम आर इंडिविजुअल, जो एटम है वह इंडिविजुअल होते हैं, एंड कैन नॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। तो एटम को भी जिस तरीके से मास को जिस तरीके से क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता था केमिकल रिएक्शन पे, सेम काइंड्स ऑफ यहाँ किसके साथ केस हो रहा है, एटम के साथ में, कि एटम को भी जो है ना तो क्रिएट किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता केमिकल रिएक्शन के केस में। ओके, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर सिमिलर इन अ मास एंड प्रॉपर्टीज। अब समझिए कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से निकलने वाले जितने भी एटम होंगे, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वह सेम होंगे, और उनके केमिकल जो मास होंगे या एटॉमिक मास होंगे वह भी सेम ही होंगे। बात सिंपल सी है कि यदि हाइड्रोजन, दैट इज वन काइंड ऑफ द मॉलिक्यूल, वन काइंड ऑफ द एलिमेंट, यदि हाइड्रोजन किसी तरीके से एक दो हाइड्रोजन आपस में क्या कर रहे हैं, ये पार्टिसिपेशन ले रहे हैं किसी केमिकल रिएक्शन पे, तो बात तो वही है कि इनकी जो जितने भी हाइड्रोजन हो जाए तो उनकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसे ही होंगे, और साथ में जो उनका मास है, इट्स मास एंड प्रॉपर्टीज, तो जो मास है वह भी सेम ही होता है, इसमें कोई ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट, डाल्टन ने क्या बताने की कोशिश की कि जो एटम है ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड द प्रॉपर्टीज। यदि कोई एटम है जो अलग अलग एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, तो उनकी जो एटॉमिक मास है और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है या फिर नॉर्मल प्रॉपर्टीज है, वो सब क्या होंगे, अलग अलग होंगे। बात भी सिंपल है, सपोज ये बोल रहा है कि एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट ओके, क्लोरीन, दूसरा हो गया हाइड्रोजन, दोनों के अलग अलग एटम ले लीजिए, क्लोरीन का एक और हाइड्रोजन का एक, तो हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है अलग होगी और क्लोरीन की जो प्रॉपर्टी है वह भी अलग होगी। बात सही है, तो ये तो बात आसान है, इसमें कोई ज्यादा आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट डाल्टन ने क्या बोला, एटम कंबाइंड इन अ स्मॉल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड। मतलब सही बात है कि जो एटम है वह स्मॉल रेशियो नंबर पे एडजस्ट होते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं या फिर कंबाइन होते हैं और एक तरीके के कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, जिसके बारे में हमने देखा भी। एन जो है 3 हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है, NH3। तो NH3 इज द वन काइंड ऑफ द कंपाउंड। H2 जो है 2H जो है ये SO4 के साथ में रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट मीन्स H2SO4, दैट इज वन काइंड ऑफ द कंपाउंड और वन काइंड ऑफ द एसिड। ओके, सो इस तरीके की जो बात है वह डाल्टन ने अपने थ्योरी में बताई कि जो एटम है आपस में कंबाइन होते हैं स्मॉल होल नंबर पे और एक निश्चित रेशियो के साथ में जो है वह क्या बना लेते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं। तो निश्चित रेशियो के साथ में कैसे, हमने अभी इसका निकाला था 7 का डबल 14 होगा, तो 14 रेशियो इसका 3 हो जाएगा, तो 14:3 के कॉम्बिनेशन पर यह अमोनिया जो कंपाउंड है या अमोनिया है उसको प्रोड्यूस करते हैं। ओके, बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कि डाल्टन ने और क्या बातें बताई। जो डाल्टन है उनका नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है एटम के संबंध में वो बोलते हैं इन अ गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ द एटम आर द कांस्टेंट। मतलब किसी भी दिए हुए कंपाउंड में जो रिलेटिव नंबर रहता है और काइंड ऑफ द एटम है वह हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। तो ओके, मेरे ख्याल से ये आपका जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है वो आपको बड़ा आसान ढंग से समझ में आया होगा। 6 पॉइंट दिए हैं और 6 पॉइंट को मैं ज़्यादातर चीज़ों को मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो दैट इज़ द एटम। एटम के बारे में क्या है और किस तरीके से आप समझ सकते हो, देख सकते हो, बड़ी बारीकियों से इसमें चीज़ें दिखाई गई हैं, अच्छे से समझिए। ओके, सो एटम, एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। बात सही है, डाल्टन ने भी यही कहा कि जो किसी भी मैटर है, किसी भी एलिमेंट है, उसका सबसे छोटा पार्टिकल होता है एलिमेंट। ओके, दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड रिटेल ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो दूसरी बात ये जो आपका एटम है उसके संबंध में ये बोला जाता है कि जो एटम है वह इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते और जो सबसे छोटा पार्टिकल होते हैं किसी भी एलिमेंट का। नेक्स्ट क्या है इसमें, एटम आर वेरी स्मॉल इन साइज। बात सही है, जब छोटा पार्टिकल होंगे तो उनकी साइज भी छोटी रहेगी। ओके, स्मॉलर देन एनीथिंग वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा छोटी है उसके साथ में कंपैरिजन कर सकते हैं एटम की। नेक्स्ट क्या है, एटॉमिक रेडियस इज मेजर इन द नैनोमीटर। जो एटॉमिक्स के रेडियस है उसको हम नैनोमीटर से मेजर करते हैं। रेडियस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियस? ओके, सो रेडियस इज नथिंग बट द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन हैव प्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, मतलब सेंटर ऑफ द एटम से आउटरमोस्ट सेल ऑफ द एटम के जहाँ पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको एटॉमिक रेडियस बोला जाता है। और इसको मेजरमेंट करने के लिए अपन लोग बहुत लेंथ को मेजरमेंट करने की बहुत सबसे छोटी यूनिट जिसको कि हम नैनोमीटर बोलते हैं उसका यूज़ करते हैं। क्या है, लेकिन नैनोमीटर के संबंध में, नैनोमीटर के रिलेशन पे हमें कुछ चीज़ें समझना जरूरी है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। ओके, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू द 10 टू द पावर -9 नैनोमीटर। ओके, बात समझ में आती है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आपके पूछे जाते हैं तो इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं जानी चाहिए। बोल क्या रहा है कि 1 नैनोमीटर जो है 10 टू द पावर -9 मीटर के इक्वल होता है, जबकि 1 मीटर जो है 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर के इक्वल होता है। ओके, आगे क्या है इसके संबंध में और कौन सी बातें बोली गई हैं? देखते हैं। एग्जाम्पल, द एटम रेडियस ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। सपोज मान लीजिए कि जो एटम रेडियस है, एटम का जो रेडियस है किसका, हाइड्रोजन एटम के रेडियस है वह करीब करीब 10 टू द पावर -10 मीटर है। द रेडियस ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ वाटर इज अ 10 टू द पावर -9 मीटर। जबकि देखिए यहाँ बोला गया है कि जो रेडियस है हाइड्रोजन एटम का वह 10 टू द पावर -10 मीटर है, जबकि द रेडियस है किसका, वाटर मॉलिक्यूल्स का, वह 10 टू द पावर -9 मीटर है। कैसे, यहाँ देखिए, दैट इज़ नाइट्रोजन के बारे में बात है ये, दैट इज़ डबल ओ। सब एटम के बारे में शो करके दिखाया गया, एटम किस तरीके से अपने आप को कंबाइन करते हैं, किस तरीके से अपने आप से के साथ जुड़े रहते हैं। आगे बढ़ेंगे। बढ़िया, नेक्स्ट बात क्या बोला जा रहा है, सिंबल ऑफ अ एटम इन डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम हैं उनके सिंबल किस तरीके से होते हैं, उनको किस तरीके से शो किया जाता है केमिस्ट्री में, उसके बारे में बात है। द सिंबल ऑफ एलिमेंट आर द रिप्रेजेंट बाय लेटर। अब सिंपल से मतलब है कि किसी भी एलिमेंट या एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें लेटर की जरूरत होगी। एंड द सिंबल ऑफ सम एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय द 2 लेटर। और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका सिंबल जो है 2 अल्फ़ाबेट से या 2 अलग अलग लेटर से शो किया जाता है। उसके एग्जाम्पल पे आप लोग देखेंगे। इफ द सिंबल हैज़ ओनली 1 लेटर इट शुड बी
राइटन एज अ कैपिटल लेटर। अब समझिए, यदि कोई सिंबल सिंगल वर्ड में है, सिंगल लेटर में है, तो हम उसको हमेशा कैपिटल में शो करेंगे अप्रॉक्सीमेटली, सच एज द सिंपल एग्जांपल दैट इज द हाइड्रोजन। यदि सिंगल में है दैट मीन्स ये हमेशा कैपिटल में रहेगा। दूसरा ले लेते हैं नियॉन, ओके, Ne जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट वाला जो अल्फा लेटर है वह हमेशा कैपिटल में लिखी जाती है, जबकि दूसरा लेटर स्मॉल में रह सकता है। ओके, तो बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनको सिंबल तौर पर कुछ डबल लेटर से शो किए जाते हैं और कुछ सिंगल लेटर से और सिंगल कैपिटल लेटर से शो किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, कैपिटल लेटर सिंबल विद द ओनली 2 लेटर, देन द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल लेटर एंड द सेकंड लेटर शुड बी स्मॉल लेटर। बात सही है। देखते हैं सिंबल ऑफ सम कॉमन एलिमेंट है, कौन कौन से। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को AL से शो किया जाता है, जिसमें फर्स्ट वाला जो अल्फाबेट है लेटर वह कैपिटल में है। आर्गन को AR से शो किया जाता है। बेरियम BA, बोरॉन B, ब्रोमीन एंड कैल्शियम दैट इज कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, इनका एटॉमिक नंबर कितना है आप लोग खुद से समझना, दैट इज द कॉपर, फ्लोरीन, गोल्ड दैट इज Ag, Au एंड हाइड्रोजन, आयोडीन, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, ओके, दैट इज नाइट्रोजन, ऐसा N से शो किया जाता है। ऑक्सीजन को सिंपल O से, पोटेशियम को K से, सिलिकॉन को Si से, सिल्वर को Ag से, सोडियम को Na से, सल्फर को S से और यूरेनियम को Ur से शो किया जाता है। ओके, बात सही है, सिंपल है, कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं जानी चाहिए। ओके, तो केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको 30 तक के एलिमेंट बहुत बिल्कुल जुबान पे याद रहनी चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ओके, फास्फोरस, सल्फर, आर्गन, इसके बाद कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और इस तरीके से आपको 30 तक का एलिमेंट दिमाग में रहने चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री को समझने के लिए बड़ा आसान बना देते हैं ये एलिमेंट यदि हमारे दिमाग में हैं या हमें चीज़ें उससे संबंधित आती हैं तो। ओके, और साथ में उनके सिर्फ सिंबल बस नहीं, आपको एटॉमिक नंबर और उनके एटॉमिक मास भी याद रहने चाहिए। ओके, तो ये आपका हायर क्लास नहीं है कि मैं आपको यहाँ बड़ा डिटेल से सारी चीज़ें बताऊँ कि किस तरीके से आप याद करोगे, किस तरीके से किसी के नंबर निकाले जाते हैं। ओके, भी सब बाकी चीज़ें अपन लोग नेक्स्ट ईयर्स में कंप्लीट करेंगे। बढ़ जाए आगे। यस, क्या है एटॉमिक मास। हाँ, इसके मैं थोड़ा सा मैं आपको चीज़ें बता सकता हूँ। Since atom are very small in a size, its mass is very small and determine its mass is very difficult. Okay, यहाँ बोला गया है कि जो एटम है वह बहुत छोटी साइज़ की होती हैं, उनके मास को डिसाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि हम उसको सॉल्व ना कर पाएँ। ओके, नेक्स्ट क्या है, सो द मास ऑफ अ एटम इज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ द स्टैंडर्ड एटम। ओके, तो मास ऑफ द एटम को कंपेयर करने के लिए हम मास ऑफ द स्टैंडर्ड एटम देखते हैं। क्या है, द एटम विच इज द कंसिडर एज अ स्टैंडर्ड एटम फॉर द comparing the mass of other atom is a carbon such as the 12 atom whose atomic mass is 12 mu atomic mass unit। ओके, तो किसी भी एलिमेंट का हमें जब एटॉमिक मास बताना होता है तो हम उसको म्यू जैसे छोटी यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो म्यू इज नथिंग बट द एटॉमिक मास यूनिट। ओके, तो ये म्यू इसको प्रोनाउंस करते हैं म्यू, और इसको नॉर्मली देखा जाए तो एटॉमिक मास यूनिट बोला जाता है। ओके, तो जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों 6, तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा, जस्ट डबल, दैट मीन्स 2n, जिसमें n क्या है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है किसी भी ये कार्बन का, तो ये हो जाएगा 2 का 2 मल्टीप्लाई, बीच में का एक साइन है कुछ का साइन नहीं, दैट मीन्स मल्टीप्लाई, n का नंबर ये है दैट इज n नंबर, तो यहाँ 6 कर देंगे इज इक्वल टू कितना जाएगा 12 और 12 म्यू, दैट इज योर कार्बन का एटॉमिक मास। तो आसानी से आप लोग निकाल सकते हो। ओके, वन एटॉमिक मास यूनिट इज द सम ऑफ द 1/12 द मास ऑफ द कार्बन 12th एटम। ओके, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट कंपेयर विद द 1/12 द मास ऑफ द कार्बन दैट इज 12th एटम। ओके, तो किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एटम के जो मास है वह निकालने के लिए अपन लोग बड़ा आसान सा ढंग यूज़ करते हैं कि वन एटॉमिक मास यूनिट इज़ द मास, मतलब वह मास होता है वन एटॉमिक मास यूनिट कि 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन, मतलब कार्बन के मास का 1/12 वाला हिस्सा होता है। ओके, ऑफ 12 एटम। द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज डिफाइन, अपन लोग डिफाइन कर सकते हैं कि द एवरेज मास है वन एटॉम ऑफ द एलिमेंट कंपेयर विद द 1/12 द मास ऑफ द कार्बन एटम का। ओके, मैं इसमें बड़ा आसान ढंग से आपको समझाने वाला हूँ। ये तो नियम रेगुलेशन की बात हुई, किस तरीके से आपको यहाँ चीज़ें निकालनी है, सॉल्व करना है। देखिए,
हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसके जो एटॉमिक नंबर है वह जितना है उतना ही उसका मास होता है। ओके, तो एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों? हाइड्रोजन का 1 है तो इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है। कार्बन का कितना है? 6 है, तो 6 के साथ में इसमें 2n कर देते हैं अपन लोग, दैट्स वाई दैट इज़ अ 12। मैंने अभी निकाल के दिखाया था आपको। नाइट्रोजन का होता है आपका 7, तो 7 में 2n कर देंगे तो ये आपने कितना हो जाएगा बेटा? 14। ओके, ऑक्सीजन का होता है आपका एटॉमिक नंबर 8, यदि 2n कर देते हो तो 16। सोडियम का होता है 11। हाँ, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। सोडियम के यदि 11 होता है, लेकिन इसका जो एटॉमिक मास है इसको निकालने के लिए अपन लोग करते हैं 2n + 1। ओके, 2n + 1 इज इक्वल टू 23। 2n का मतलब हो गया 11 दूनी 22, दैट मीन्स 22, और जो 1 जुड़ा हुआ है इसका मतलब होगा 23। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, दैट इज द मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कितना होता है बच्चों? सोडियम मैग्नीशियम का 12 होता है, 12 × 2 = 24, बात सही है। मैग्नीशियम दैट इज 12, एल्यूमिनियम 13, सल्फर रुको, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन। ओके, तो सल्फर का 16 आना चाहिए, 16 × 2 = 32, बात सही है। क्लोरीन का देखिए, क्लोरीन का होता है 17, तो 17 में 17 × 2 = 34 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है? 35.5 है। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वह होता है आपका 20, और इसका जो एटॉमिक मास है वो आपका 40 है। कैसे? अब देखिए, यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे सारे एलिमेंट जिनके एटॉमिक मास यदि सम है, तो ऐसे केसेस पर हमारी यही कोशिश रहती है कि हम सम वाले यदि एटॉमिक मास है तो उसको जस्ट डबल कर दें, तो उसका वो पर्टिकुलर एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वही निकल के आ जाता है। लेकिन किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास नंबर है वह यदि इवन है, कुछ केसेस को छोड़ करके, नाइट्रोजन के केस को छोड़ करके, कुछ केसेस को छोड़ करके यदि इवन है, तो ऐसे केसेस पर हम जो है उसका जस्ट डबल करके +0.5 या 1 प्लस ज़्यादा कर देते हैं। ओके, तो इससे अपन लोग जो है बड़े आसानी ढंग से किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का अपन लोग एटॉमिक मास आसानी से निकाल पाते हैं बच्चों। ओके, देखते हैं। देखिए, सच एज द 8 ये ऑक्सीजन का है, तो इसमें इसका एटॉमिक नंबर क्या है? एक तरीके का इवन है, तो जैसे इसका डबल कर दोगे तो 16 इसका एटॉमिक नंबर आना जाना चाहिए, सॉरी एटॉमिक मास आ जाना 16 म्यू। ओके, दूसरा बात करते हैं 7, दैट इज द नाइट्रोजन के केसेस में ये इवन ऑड है। ऑड के केसेस में एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसमें इस तरीके से फार्मूले लागू नहीं होते, और इसका करीब करीब 14 म्यू होता है। बट अब मैं बात करूँ सोडियम की, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वह आपका 11 होता है, तो इसका जस्ट डबल करें तो एक्चुअली होना चाहिए 22, लेकिन इसका जो एक्चुअली होता है 23। वाई? बिकॉज कि सोडियम जो है एक का जो एटॉमिक नंबर एक तरीके का ऑड नंबर है, और ऑड के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसके जस्ट डबल करोगे तो 22 होगा, इसके साथ में 0.5 या 1 जोड़ देते हैं, तो 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 23। ओके, इस बेसिस पर आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्लोरीन के केस में भी यही है। क्लोरीन के केसेस पर क्या है? क्लोरीन का होता है 17, तो इसका जस्ट डबल करोगे तो हो जाएगा 34, और इसके साथ में +1 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 35 और 0.5। ओके, तो इस तरीके से आप लोग जो है बड़े आसानी ढंग से चीज़ें को निकाल सकते हैं। मिटा दो, आगे बढ़ेंगे। यस, दैट इज़ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स बनते कैसे हैं? ओके, बहुत अच्छी बात है कि मॉलिक्यूल्स बनते कैसे हैं। अ मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ एलिमेंट और अ कंपाउंड विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। दैट मीन्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए। ओके, किसी भी एलिमेंट के लिए सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं, और ये और कंपाउंड होते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं और शो करते हैं सारे प्रॉपर्टीज किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस की। अ मॉलिक्यूल्स इज अ ग्रुप ऑफ द 2 और मोर एलिमेंट। ओके, तो हम कह सकते हैं कि 2 और मोर एलिमेंट का जो क्या है ग्रुप होता है उसी को अपन लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे अपन लोग बात करते देखें 2 और मोर एलिमेंट, दैट इज द हाइड्रोजन 2 है, और इसके साथ में 1 मिनट यहाँ देख लेते हैं, इसको ऐसे करते हैं H2O, जिसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के 2 हैं। ओके, तो इसमें हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन H2O क्या है? एक तरीके वाटर मॉलिक्यूल है। क्यों? यहाँ लिखा है कि मॉलिक्यूल्स जो होती है वह ग्रुप होती है 2 और मोर, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग एलिमेंटों का। तो 2 ये हो गए, एक हाइड्रोजन एलिमेंट हो गया, दूसरा ऑक्सीजन एलिमेंट हो गया, तो दोनों का एक ग्रुप है।
और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा मॉलिक्यूल्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय द एट्रैक्टिव फोर्स, और ये आपस में एट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा बंधे रहते हैं एक दूसरे से। ओके, जैसे हाइड्रोजन जो है किसके साथ में बंधा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ में, बहुत एट्रैक्टिव फोर्स के साथ में, तो ये H2O मॉलिक्यूल्स बना लेता है। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स। अब ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है वह ऑक्सीजन का सिंपल जो सिंबल है वह O है, लेकिन यदि मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो ये O2 हो सकता है। तो एक तो ये केसेस बन सकता है कि वह अपने ही जैसे एलिमेंट के साथ में कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल्स बनाए, और दूसरा केस ये हो सकता है कि जो ऑक्सीजन है वह H2 जैसे हाइड्रोजन के साथ में मिल करके और क्या बनाए, कंपाउंड बनाए, तो कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स बनाए। तो ऐसे केसेस में भी वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो वो खुद के एलिमेंट हो, ओके, या तो फिर दूसरा एलिमेंट हो, तो दोनों ही केसेस में या जुड़ करके किसी एक तरीके का जो मॉलिक्यूल्स है उसको फॉर्म करते हैं। ओके बच्चों, देखिए ये है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड द मैथेन, इट इज आल्सो वन काइंड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और यहाँ सारे अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, देन NO दैट इज द नाइट्रोजन ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, H2 वाटर मॉलिक्यूल्स, देन इज द NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। ओके, आगे बढ़ेंगे, क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ एलिमेंट, और मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट की बात करेंगे कि किसी भी एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वे किस तरीके के प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ अ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कंटेन एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के वह कंटेन करके रखते हैं एटम को सेम एलिमेंट के। मॉलिक्यूल्स ऑफ द सम एलिमेंट कंटेन ओनली वन एटम एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सम एलिमेंट कंटेन टू और मोर एटम। तो यहाँ बोला गया कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो केवल एक ही एटम को अपने साथ में कंबाइन करके रखते हैं, और जबकि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो मोर देन टू दूसरे एलिमेंट को अपने साथ में मर्ज करके और एक नई तरीके के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। एटोमिसिटी ऑफ एलिमेंट, एटोमिसिटी क्या होती है इसको देखते हैं, इज द नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट। किसी भी वन मॉलिक्यूल्स में जो नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट रहता है उसको अपन लोग एटोमिसिटी बोलते हैं एलिमेंट का। एटोमिसिटी ऑफ द सम एलिमेंट में देख सकते हैं आप लोग, दैट इज अ टाइप ऑफ एलिमेंट, दैट इज अ नॉन मेटल होते हैं। ऑर्गन, ऑर्गन में जो इसका है ये मोनो एटॉमिक होता है, ये AR2 नहीं बनाया, AR2 मोनो एटॉमिक होता है। ओके, नॉन मेटल जैसे कि हीलियम, ये भी मोनो एटॉमिक होता है जिसमें सिंगल एटम रहते हैं। ऑक्सीजन की बात करूं तो ये डाई एटॉमिक है क्योंकि इसमें डबल ऑक्सीजन रहते हैं। हाइड्रोजन भी डाई एटॉमिक है, दैट इज अ डबल हाइड्रोजन। नाइट्रोजन भी डाई एटॉमिक है, कैल्शियम भी डाई एटॉमिक है। यस, फास्फोरस, फास्फोरस क्या है बेटा, एक फास्फोरस, ये आपका डाई एटॉमिक नहीं है, देखिए, क्योंकि टेट्रा एटॉमिक, इसमें नंबर 4 फास्फोरस आपस में मिले हुए हैं। दैट इज अ पॉली एटॉमिक में हम बात करते हैं किसकी, सल्फर की। सल्फर जो है अपने साथ में पॉली एटॉमिक के केसेस में 8 सल्फर को अपने साथ में रखता है, और 8 सल्फर वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम पॉली एटॉमिक भी बोलते हैं। ओके, सोडियम जो है मोनो एटॉमिक के कैरेक्टर को शो करता है, आयरन भी मोनो एटॉमिक के कैरेक्टर को शो करता है, और एल्यूमिनियम भी मोनो एटॉमिक के कैरेक्टर को शो करता है। आगे बढ़ेंगे, that is the molecules of the compound. Okay, molecules of the some compound, molecules of the compound क्या है, molecules of a compound contain atom और 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। मतलब जो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड है वह एटम को कंटेन करके रखते हैं और 2 और मोर अलग अलग तरीके के टाइप ऑफ एलिमेंट को कंटेन करके रखते हैं। कंपाउंड में देखिए दैट इज अ वाटर मॉलिक्यूल्स, इसमें क्या कौन सी चीजें मिल गई है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला हुआ है। अमोनिया में देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिला हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए कार्बन और ऑक्सीजन मिला हुआ है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन मिला हुआ है। ओके, नाइट्रिक एसिड में देखिए H, दैट मीन्स हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिला हुआ है। ओके, और ऑक्सीजन भी है बच्चों, क्योंकि देखिए HNO3 दैट मीन्स ऑक्सीजन भी है यहाँ। सल्फ्यूरिक एसिड के केस में आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे, सल्फर देखने को मिलेगा और ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। उसी तरीके से नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, कितने किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ एटम जो है अपने साथ में रखे हुए हैं। देखिए वाटर जो है 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है। अमोनिया के केसेस पर 1 नाइट्रोजन है 3 हाइड्रोजन है। कार्बन डाइऑक्साइड के केसेस पर 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। ओके, इसी तरीके से ये पूरा दिया गया है। आगे क्या है, दैट इज द आयन। आयन क्या होते हैं इसके बारे में अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।